आज व्यू 360 में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, हासिल क्या होगा? I got really depressed. कम उम्री की शादी अमरीका में भी एक मसला, और पाकिस्तान का स्पेशल म्यूजिक बैंड। इन रिपोर्ट्स के साथ साथ आज के शो में हम बात करेंगे दुनिया भर से मिलने वाली कुछ ऐसी अहम खबरों और वाक़यात के बारे में जिनका जानना और समझना ज़रूरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ आज इस्लामाबाद में हैं, जहाँ वो आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। ये बतौर वज़ीर ख़ारजा उनका पहला दौरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान की नई हुकूमत की अमरीकी ओहदेदारों से पहली मुलाकात। इस मौके पर अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल जोसेफ डनफोर्ड भी सेक्रेटरी पॉम्पेओ के हमराह हैं। ये दौरा एक ऐसे माहौल में हुआ है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कोलिशन सपोर्ट फंड्स की मद में $80 करोड़ रोक रखे हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सफारती एहलकारों की नकलो हरकत महदूद की हुई है। पाकिस्तान अमेरिका की तजवीज़ पर बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है, और हाल ही में दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ कि नए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पहली टेलीफोनिक गुफ्तगू में दरअसल क्या बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ पाकिस्तान पहुंचने से पहले ये कह चुके थे कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत के लिए पाकिस्तान को संजीदगी से अपना किरदार अदा करना होगा, और उनके दौरे पाकिस्तान का मकसद ही इस तवक्को को वाज़े करना है और ये देखना है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, और ये भी कि क्या दोनों मुस्तक़बिल में किसी मुश्तरका रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं। इससे पहले नायब अमरीकी वज़ीर दिफ़ा बराए एशिया रैंडल श्राइवर ने भी जब वाशिंगटन में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर बात की तो कहा कि पाकिस्तान के लिए इमदाद में कटौती और उस पर तालिबान से ताल्लुक़ उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और दहशतगर्द गिरोहों से निमटने के लिए दबाव जारी रहेगा। लेकिन साथ ही पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात दूर करने में अमरीका की दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए उनका कहना था कि अमरीका पाकिस्तान को किसी सूरत नाकाम नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अफ़वाज के सरबराह की आमद को कैसे देखा गया, इस बारे में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ी आसिम राना से, जो हमें दफ्तर ख़ारजा की इमारत के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, ये बताइएगा कि वाशिंगटन में तो सख्त बयानात हमने देखा वहाँ से सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में आला अमरीकी अहदेदारों की आमद को कैसे देखा गया है? आसिम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख़्याल में आसिम राना को इस वक्त हमारी आवाज़ नहीं आ रही। एक टेक्निकल मसला है जिसका हमें इस वक्त सामना हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अमल के लिए भी ख़ुसूसी मशीर के तौर पर जिस शख्सियत को मुक़र्रर किया है वो एक ऐसे साबिक़ सीनियर अमरीकी सफ़ारतकार हैं जो पाकिस्तान के हवाले से सख्त राय रखते हैं। ज़ल्मी खलीलज़ाद 80 की दहाई से अमरीका की अफ़गानिस्तान के लिए ख़ारजा पॉलिसी में अहम किरदार अदा करते आए हैं। अफ़गानिस्तान पर 2001 के अमरीकी हमले की मनसूबाबंदी में भी उनका अहम किरदार था। 2003 से 2005 तक वो अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी सफ़ीर भी रहे। तो हम एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे कि हम आसिम राना से बातचीत कर सकें, लेकिन फ़िलहाल उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा हमारा। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले मेहमान की जानिब, जो हैं तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन, वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर में एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर, और इनसे हम यही जानना चाहेंगे कि आज की जो आला सतही मुलाकातें हुई हैं उनसे हासिल क्या होगा। Michael, welcome to View 360. First, I want to know just what's your take on this visit? Well, I imagine it's a visit that will be quite tense at times. I mean, as you know, the U.S. announced it was canceling $300 million in aid to Pakistan, and then just a few days later, Pompeo arrives, and he'll have a pretty tough message to deliver, I'm sure. He'll say that he wants Pakistan to deal with these terrorist sanctuaries on its soil, and yet the Imran Khan government has declared that it will not let itself be dictated to by the United States. So it could be a bit of a tense dynamic in Islamabad right now. So माइकल कुगलमैन कहते हैं कि उनकी तवक्को ये है कि जो मुलाकातें हुई हैं इनके दौरान माहौल में तनाव भी मौजूद था, और उसकी वजह यह है कि जिस तरह कि हमने आपको भी पहले बताया कि कोलिशन सपोर्ट फंड्स रोके गए, और उसके अलावा जो पैगाम माइक पॉम्पेओ लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान
अपनी सरजमीन पर मज़ीद सख्त इक़दाम उठाए दहशतगर्दों के हवाले से। तो एक तरफ से अमेरिका का सख्त पैगाम, दूसरी जानिब से इमरान खान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि वो अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेंगे, तो इस वजह से तनाव का माहौल एक्सपेक्ट करते हैं माइकल कुगलमैन। Michael, when we talk about expectations from both sides, like you said, the Foreign Office has also said that bilateral relations need to be reset on the basis of mutual trust and respect. But on the other hand, the US has made it pretty clear that pressure will continue. So how do you get consensus, and what happens if they cannot find a path together, which is a possibility that Secretary Mike Pompeo has hinted at? Well, let's be very clear. It's true that both sides have talked about the need for a reset in relations, but there is not going to be a reset in U.S.-Pakistan relations, and certainly not after these meetings with Pompeo alone. I think the U.S. has been very clear that it's not going to be willing to move forward with this relationship until Pakistan deals with these Afghanistan-focused terrorists on its soil. And that's something that I simply don't see Pakistan doing. So I do think the U.S. and Pakistan will need to figure out how to proceed from here. And that could mean the U.S. government deciding to resort to harsher, more draconian measures to try to put the pressure on Pakistan to act. All right. But we don't know. सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जहाँ तक दोनों के दरमियान ताल्लुकात की इस वक्त बात है, तो असर नौ इनको यानी एक नए सिरे से शुरू करने की बात तो की जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि माइक पॉम्पेओ ने यही पैगाम पहुँचाया है पाकिस्तान को कि जब तक अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं रुकेंगी तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ हम जानते हैं कि उसका यही कहना है कि उसकी सरजमीन पर तमाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बिला किसी तफरीक ऑपरेशंस जारी हैं, और उसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि उसकी सरजमीन से अफ़गानिस्तान पर हमले नहीं हो रहे। But Michael, what happens? Okay, I want to ask you this. Some officials, senior and former diplomats, say that one has to accept that Pakistan will maintain a certain strategy which may not be entirely pleasant for the US, and now it's time for the US to take that into account, to factor that in, and then work with Pakistan. Is that a possibility, or would the US only work on getting Pakistan to change that strategy? I think it may have been possible for a previous U.S. administration to essentially accept that, yes, Pakistan, like any sovereign country, is going to have its own interests that it will pursue. But the Trump administration is different. It takes a very harder line. It is all about America first. And I simply don't think it will accept that argument that Pakistan has a right to have its own interests and its own strategy, even if it conflicts with that of the United States. All right. So माइकल कुगलमैन कहते हैं कि कम से कम ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो ये नहीं बर्दाश्त करेगी, इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगी कि पाकिस्तान अपने तौर पे एक ऐसी हिकमत अमली अपनाए जो कि अमेरिका के लिए कह लीजिए कि काबिल कबूल नहीं है। Zalmay Khalilzad has been appointed as the special advisor on Afghanistan. He is known for having a very tough line as far as Pakistan is concerned. How do you see his appointment affecting engagement with Pakistan? I mean, to me, the appointment of Khalilzad indicates that the U.S. is taking the idea of peace talks in Afghanistan much more seriously, but at the same time, that the U.S. feels that Pakistan really should not play a role, should not play as much of a role in that process, simply because, indeed, Khalilzad has been so critical of Pakistan, and I think that it would be very difficult to assume that he would be able to work with Pakistan in this effort to get the Taliban to the peace table. सो जहाँ तक ज़ल्मय खलीलज़ाद की अपॉइंटमेंट की बात है, माइकल कुगलमैन की नज़र में उनके लिए पाकिस्तान के साथ काम करना मुश्किल होगा, और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे कि वो तालिबान को यानी पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे ला सके। Lastly, Michael, I want to ask you about Haqqani Network, which is a major point of contention between Pakistan and Afghanistan. And today, the Afghan intelligence agency announced that 11 Haqqani operatives were arrested in an operation in Kabul. What would you say about the timing of this arrest? Well, it's very striking. Just as the timing was striking, how the death of Jalaluddin Haqqani was announced, just before the arrival of Pompeo in Pakistan. Look, I think that if true, I mean, the arrest of these Haqqani members in Kabul amplify how this Haqqani network issue is really at the crux of the tensions in U.S.-Pakistan relations, and that according to the U.S. government, the Haqqani network faction of the Taliban is really the biggest threat to American forces in Afghanistan, and that's why there's a need, in the view of the U.S. government, for Pakistan to target those Haqqani members that happen to be in Pakistan. And there are Haqqani network members in Pakistan, despite what Pakistan may say.
مائیکل گوگلمین کا ماننا ہے کہ پاکستان جو بھی کہے، حقانی نیٹ ورک کے آپریٹیوز پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی اس وقت افغانستان میں جو آپریشن میں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اس کی ٹائمنگ یقیناً قابل غور ہے. مائیکل گوگلمین, ڈیپٹی ڈائریکٹر ایشیا پروگرام ایٹ ولسن سینٹر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. وی اپریشیٹ یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو. اور پاکستان کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھارت جائیں گے، جہاں امریکی وزیر دفاع جم میٹس بھی موجود ہیں. امریکی عہدیداروں کے اس دورے سے متعلق اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے دنیا بھر سے تازہ خبریں، معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور آپ ہمارے یہ شو اور اس میں شامل رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اقوام متحدہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتی ہے. کم عمری کی شادیوں کو عام طور پہ تو ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ایسا امریکہ میں بھی ہوتا ہے. امریکی محکمہ مردم شماری کے کمیونٹی سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ 2010 سے 14 کے درمیان اس ملک میں 15 سے 17 سال کے 78,000 بچوں کی شادیاں کی گئی. ان میں بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی تھی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں والدین کی مرضی سے اب بھی 18 سال سے کم عمر کے افراد کی شادی کی جا سکتی ہے. امریکہ میں کن کمیونٹیز میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کا شکار ہونے والوں کی زندگی کتنی بدل جاتی ہے، جاننے کے لیے ملتے ہیں سارہ تسنیم سے. سارہ تسنیم محض 15 سال کی تھی جب ان کی زندگی بدل گئی. ان کے والد نے ان کی شادی ایک 28 سالہ شخص سے کر دی. میرے خیال سے میرے والد اسلام سے الگ ایک اور عقیدے میں الجھ گئے تھے، جس میں ایک عورت صرف بیوی اور ماں ہی بن سکتی تھی. تسنیم اپنی شناخت چھپانے کے لیے فرضی نام استعمال کر رہی ہیں. شادی کے بعد انہیں اپنے خاندان سے دور بھیج دیا گیا. ہم نے ملک چھوڑ دیا اور شوہر کے آبائی وطن چلے گئے. 6 مہینے بعد جب میں واپس آئی تو میں 16 سال کی حاملہ لڑکی تھی. پھر ہم نے امریکہ میں قانونی شادی کی. میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی. میرے سامنے میرے بچے اسکول جانے لگے تو میں بھی انہی کی طرح ہونے کا سوچنے لگی. کم عمری میں شادی کی ذمہ داریوں کا بوجھ صرف لڑکی کو ہی نہیں، پورے معاشرے کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ ایسے بچے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کرتے. 31% غربت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کم سن لڑکیوں کی ماں بننے سے ان کی اور ان کے بچوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت اور چین سے آنے والے تارکین وطن میں بچوں کی شادیاں بڑا مسئلہ ہے، اور امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت زیادہ تر بچپن کی شادیاں تارکین وطن خاندانوں میں ہوتی ہیں. اس میں کسی ایک مذہب کا ہاتھ نہیں ہے. کم عمری کی شادیاں مختلف ملکوں اور ثقافتوں کے لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ یا مشرقی ایشیا سے آنے والے تارکین وطن میں اس کا تناسب زیادہ ہے. جن بچوں کے والدین بھی امریکہ میں پیدا ہوئے ان میں بھی یہ تناسب کہیں زیادہ ہے. تسنیم کے 2 بچے تھے جب انہوں نے طلاق لے لی. مجھے لگا مجھ سے میری تعلیم چھین لی گئی ہے. آج تک میں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں. 37 سالہ تسنیم کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے حال ہی میں دوبارہ سے شادی بھی کی ہے، لیکن اس موڑ تک پہنچنا آسان نہ تھا. کسی سے اس کی آزادی چھین کر اسے دوبارہ مکمل نہیں کیا جا سکتا. الزبتھ لی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. مختلف ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں کو امریکی حکومت نے قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کی تعداد میں نمایاں کمی تو کر دی ہے، لیکن بہت سے امریکی اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں. آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں امریکی شہریوں کے ساتھ مل کر پناہ گزین خود نئے آنے والے پناہ گزینوں کی مدد کر رہے ہیں. چلتے ہیں نیلوفر مغل کے ساتھ. 11 سالہ سحر اور اس کے بہن بھائی آج یہاں پر ایتھیوپیا سے آنے والے ایک پناہ گزین خاندان کے لیے یہ اپارٹمنٹ تیار کر رہے ہیں. میں آج یہاں مدد کرنے آئی ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. سحر اور اس کا خاندان جو خود بھی پناہ گزین ہے، کچھ ماہ پہلے افغانستان سے امریکہ آئے ہیں اور قریب ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں. انہیں بھی اسی طرح کا تیار اور سجا سجایا گھر ملا تھا. یہ پناہ گزین خاندان اپنے ملک میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. ان رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں مدد کر کے خود کو دی جانے والی مدد کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا تھا جب میں نے یہاں پڑھنا آیا تھا تو بالکل کنفیوز تھا کہ کیا ہونے والا ہے. نیا زندگی ہے. ابھی
मदद करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सब मुझ पर भी गुजर चुका है। और साजिद मलिक जैसे रजाकार और नए आने वाले पनाह गुज़ीनों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है काइंड वर्क्स, वाशिंगटन डीसी के नज़दीक रियासत मैरीलैंड में वाक़ एक छोटी सी NGO। हम रीसेटलमेंट एजेंसियों के साथ काम करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन सा पनाहगुज़ीर खानदान किस वक्त आ रहा है। इसके बाद हमारे इदारे के तकरीबन 1000 रज़ाकार एक घर के लिए जिन छोटी बड़ी अशिया की हमें ज़रूरत होती है उनका बंदोबस्त करते हैं और फिर मिलकर अपार्टमेंट तरतीब देते हैं। अमेरिका में पनाहगुज़ीनों की आमद सियासी सतह पर मौजू बनी हुई है, लेकिन आज यहाँ पर देखकर यूँ लगता है कि यहाँ तरजीह सियासत को नहीं इंसानियत को दी जा रही है। काइंड वर्क्स अब तक अफगानिस्तान, शाम और अफ्रीकी मुल्कों से आने वाले पनाहगुज़ीर खानदानों के लिए तकरीबन 17 अपार्टमेंट सेटअप कर चुकी है। हमें अपने साथी अमरीकियों की जानिब से इस सिलसिले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी, मोहब्बत और केयर का एहसास मिलता है। वो ये जानते हैं कि हम ये सब पनाहगुज़ीनों के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इन पनाहगुज़ीनों को एहसास हो कि इन्हें खुशामदीद कहा जा रहा है, जो कि बहुत मायने रखता है। ये घर अब तैयार है और अपने नए मकीनों का मुंतज़िर, जो कुछ ही दिनों में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, रिवरडेल, मैरीलैंड। और अब कुछ बात बिजनेस और टेक्नोलॉजी की। अमेरिकी ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न स्टॉक मार्केट में दुनिया की दूसरी $1 ट्रिलियन कंपनी बनकर सामने आई है। कंपनी की बुनियाद 1994 में जेफ बेजोस ने रखी थी, जब उन्होंने किताबों का कारोबार अपनी गाड़ी की डिक्की से शुरू किया। अमेज़न से पहले अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने स्टॉक मार्केट पर $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया। टेक्नोलॉजी हर शोबे और पेशे को ही मुतासिर कर रही है, यहाँ तक कि अफ्रीकी मुल्क कीनिया में चरवाहे भी अब एक नई मोबाइल फ़ोन ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए खुश्क साली के दौरान भी उन्हें सरसब्ज़ चरागाहें और पानी तलाश करने में मदद देती है। ये कितनी कारआमद साबित हो रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। केनिया के बोबिसू गांव में अली गोफू और उनके साथी ऊंटों के रेवड़ को पानी पिलाने के बाद चरागाह की जानिब ले जा रहे हैं। 3 बच्चों के 42 साल वालिद ने यह काम अपने आबाओ अजदाद से सीखा था, लेकिन वो अपने ऊंटों का ख्याल रखने के लिए अब 21वीं सदी के आले यानी स्मार्टफोन पर ऐप एफ्रीस्काउट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमें चरागाहों की तलाश में खासा सफर करना पड़ता था, लेकिन इस साल फरवरी से हमने एफ्रीस्काउट को समझना शुरू किया है और हमारे कुछ लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं और ये हमारे लिए मददगार है। अब हम चरागाहों तक ज्यादा तरद्दुद के बगैर पहुंच सकते हैं। अभी हम पानी के जखीरे से वापस आ रहे हैं और जल्दी घरों को वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें बेहतर चरागाह का पहले से इल्म है। एफ्रीस्काउट को गैर सरकारी अमेरिकी तंजीम प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल ने बनाया है। टीम के अंदाजों के मुताबिक 2 करोड़ 25 लाख अफ्रीकी चरवाहे औसतन हर साल अपने 1/4 रेवड़ से हाथ धो बैठते हैं। ये ऐप उन्हें सरसब्ज चरागाहों और पानी के मुतल्लिक बताती है और जंगली जानवरों समेत दीगर खतरात से आगाह भी करती है। अब हम बेहतर चरागाहों और पानी तक पहुंच सकते हैं जहां किसी बीमारी का खतरा ना हो। चरागाहों तक रसाई के लिए मुकाबला कभी कभी मुहलिक लड़ाइयों का बाइस भी बन जाता है, लेकिन जब से चरवाहों ने इस ऐप का इस्तेमाल शुरू किया है तब से न सिर्फ पुरतशद्दुद वाक़यात में वाज़ेह कमी हुई है, बल्कि चरवाहों के दरमियान ताउन में इजाफा भी देखा गया है। ऐप के बानी इदारे की नुमाइंदा ब्रेंडा वांडेरा का कहना है कि मवेशी चराने की मनसूबाबंदी की हौसला अफजाई से मौसमियाती तब्दीली के असरात से नबर्द आजमा होने में भी मदद मिलेगी। एफ्रीस्काउट के इस्तेमाल से चरवाहे देख सकते हैं कि कौन से ऐसे मकामात हैं जो मवेशी चराने के लिए मौजू हैं, और वो अपने रेवड़ इन मकामात से बचा सकते हैं जो मौजू नहीं। ऐसा करने से बंजर मकामात को फलने फूलने का वक्त मिल जाता है और रकबे का बेहतर इस्तेमाल भी मुमकिन होता है, जिससे माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने में मदद मिलती है। PCI ने यह ऐप इथियोपिया और तंजानिया में भी मुतारिफ कराई है, जहाँ इसके मस्बत नताइज सामने आए हैं। फेथ लेपेटस की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज,
जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और जाने से पहले एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब आम लोगों जैसी जिस्मानी सलाहियतें ना रखने वाले अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सलाहियत रखते हों, तो क्या उन्हें माजूर समझना चाहिए? मिलिए पाकिस्तान में ख़ास अफराद पर मुश्तमिल पहले म्यूज़िक बैंड से और ख़ुद फैसला कीजिए। मेरे ग्रुप में ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्पेशलिटी के साथ हैं। जो म्यूजिशियंस हैं वो पार्शली ब्लाइंड हैं, जो वोकलिस्ट हैं वो फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ हैं। मैं लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ, मैं भी फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ हूँ। और कुछ एक दो साथी हैं जो हमारे साथ को परफॉर्मर्स हैं। ज़माना साथ चले ना चले, हुमायूं और उसकी टीम ज़माने के साथ चल रहे हैं। शौक और जुनून से 14 साल पहले मौसीकी की दुनिया में दाखिल हो गए। कुछ जगहों के ऊपर मैं इन बच्चों को लेकर गया तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वर्ड्स बोले कि गाना सिर्फ सुना ही नहीं जाता, गाना देखा भी जाता है। अब फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ क्रचेस पकड़ के हम नाच तो नहीं सकते, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे बैंड में शायद ना मिल सके, लेकिन हम अपनी गायकी से, अपनी परफॉर्मेंसेस से कोशिश करते हैं कि उनके दिल मोह लें। इस बैंड के मरकजी सिंगर अली रज़ा हैं। इनका भाई वकास धुनों को ड्रम्स पर बजाकर अपने भाई की आवाज में मजीद चांद भरता है। हम ख्वाब हैं, यकी हैं, इस मुल्क के अमी हैं। कॉन्सर्ट हो या कोई तकरीब, पाकिस्तान के हर शहर में परफॉर्म करने का मौका मिल ही जाता है, लेकिन मौशरती बेहिसी भी साथ साथ झेलनी पड़ती है। एक रियलिटी शो में मैं गया था और मैंने वहाँ पे ऑडिशन भी दिया। शो में सभी लोग नॉर्मल थे सिवाय मेरे। मैं सिलेक्ट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर कुछ राउंड्स मैंने वहाँ पे खेले और फिर वहाँ से मुझे डिसेबिलिटी की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी, वहाँ पर हाइट को, लुक को, इन सब चीज़ों को देखकर वो सिलेक्ट कर रहे थे। आवाज़ तो अल्लाह ने अता किया ना, तो फ़र्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं। इस बैंड ने लगातार मेहनत से अपना स्टूडियो बना लिया है। अपने हर गाने की वीडियो भी जारी करते हैं। बाकायदा तशहीर की इस्तात तो नहीं रखते, लेकिन सोशल मीडिया का फ़ायदा ज़रूर उठाना जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो एक दिन मंजिल पा ही लेंगे। समन खान, उर्दू VOA, लाहौर। और इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।